हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारतीय हेलमेट माउंटेड साइट्स लगाए दिखे आर्मेनियाई सैनिक। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की अब उड़ने वाली है नींद दोस्तों। तो वहीं बताएंगे तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ गुप्त बातचीत कर रहा चीन। जिनपिंग से तिब्बतियों को कितनी है उम्मीद बताएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और जवानों के बीच भारी मुठभेड़, जिसमें इतने नक्सली को सुला दिया भारतीय सेनाओं ने मौत के नींद। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं ओमान में भारतीय INS तेग ने संभाला मोर्चा, 8 भारतीयों को मौत के मुंह से निकाल लाई भारतीय नौसेना। तो वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले अमित शाह जी, फिर अमित शाह जी से मिले भूपेंद्र चौधरी। क्या यूपी में होने वाला है कुछ बड़ा दोस्तों? सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और लगातार अपने भारत का विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय हेलमेट माउंटेड साइट्स लगाए दिखे आर्मेनियाई सैनिक। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की उड़ेगी नींद दोस्तों। आर्मेनियाई सैनिकों को अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत निर्मित हेलमेट माउंटेड थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पहने देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में आर्मेनियाई सैनिकों को बेंगलुरु स्थित फर्म टोनवो इमेजिंग के बनाए गए थर्मल इमेजिंग मोनोकुलर पहने हुए देखा गया है। ये साइट्स उन कई रक्षा संबंधित उपकरणों में से है जिन्हें आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ युद्ध में हारने के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से खरीदा है। संयोग से भारतीय सेना ने भी 2021 में चीन के साथ तनाव के बीच आपातकालीन खरीद के हिस्से के रूप में टोनवो इमेजिंग से कई अन्य के अलावा ये साइट्स भी खरीदी थी। जी हाँ, वैसे में चाइना की तो नींद पहले ही उड़ा चुका है अपना भारत। अब पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की भी अब नींद उड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट खबर बता दे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ गुप्त बातचीत कर रहा चाइना। जिनपिंग से तिब्बतियों को आखिर कितनी है उम्मीद, आपको बता दे तिब्बत की निर्वासित सरकार और चीन के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और वार्ता का पिछले दौर इसी महीने हुआ था। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य तिब्बत की आर्थिक स्वायत्तता की मांग पर बातचीत के जरिए समाधान के लिए बीजिंग पर दबाव डालना है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राजनीतिक प्रमुख यासिकियोंग पेनपा शेरिंग ने बुधवार को कहा कि पिछले दौर की वार्ता इस महीने की शुरुआत में हुई थी। उन्होंने पत्रकारों के एक छोटे समूह को बताया कि तिब्बती पक्ष दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ पर्दे के पीछे की वार्ता में शामिल हो रहा है और उसे शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीन की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अल्पावधि के बारे में नहीं सोच सकते, हम केवल शी जिनपिंग के बारे में नहीं सोच सकते। वो कुछ समय के लिए रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन हमें बीजिंग के साथ अपना संवाद जारी रखना होगा। तो दोस्तों वहीं बता दें, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और जवानों के बीच बड़ी मुठभेड़, जिसमें 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बुधवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स C60 कमांडो ने 12 नक्सलियों को ढेर किया। जी हां, 12 नक्सली। जी हां, हालांकि मारे गए नक्सलियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन घटना स्थल से जवानों ने 7 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए हैं। इनमें 3 AK-47, 2 इंसास और 1 कार्बाइन के साथ ही 1 SLR भी जवानों ने बरामद किया है। इसके अलावा घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक सामान और दैनिक सामान भी बरामद किया है। वहीं इस मुठभेड़ में C60 कमांडो के उप निरीक्षक सतीश पाटिल को बाएं कंधे में गोली लगी है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें कांकेर जिले के पुलिस कैंप से बाहर हेलीकॉप्टर की मदद से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के बांदा कैंप लेकर जाया गया। फिलहाल जवान की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऐसे में C60 कमांडो के उप निरीक्षक सतीश पाटिल जी को आप लोग गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, INS तेग पहुंचा ओमान। समुद्र में डूबे तेल टैंकर के 16 में 9 क्रू मेंबर में 8 भारतीयों की बचाई जान, 7 की तलाश अभी भी जारी। जी हां, बता दें ओमान के पास समुद्र में डूबे तेल टैंकर जहाज के 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज पर कुल 16 सदस्य थे, जिनमें से 7 अभी भी लापता है। बचाए गए 9 लोगों में 8 के 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक है। अभी भी जो 7 क्रू मेंबर्स लापता हैं, उनमें से 5 भारतीय और 2 श्रीलंका के हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। ओमान में तेल के टैंकर के डूबने की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तेग को राहत और बचाव कार्य के लिए भेज दिया गया था। INS तेग के साथ समुद्र गश्ती विमान P-8I भी राहत और बचाव कार्य में जुट गया था। ओमान की ओर से भी राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक तेल का जो टैंकर ओमान के पास डूबा है, उस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। तो दोस्तों वहीं बता दें, नेपाल से बड़ी खबर, नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली रविवार को
को हासिल करेंगे विश्वास मत। सोमवार को ली थी इन्होंने शपथ। जी हां, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के अनुसार 21 जुलाई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। बुधवार को उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक ने ये जानकारी दी। 72 वर्षीय वरिष्ठ नेता ने सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माई रिपब्लिका समाचार पोर्टल ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के मुख्य सचेतक महेश बर्तोला के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने रविवार को विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया है। नेपाल के संविधान के अनुसार ओली को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा, जिसे वे आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा यानी HOR में सरकार बनाने के लिए न्यूनतम संख्या मात्र 138 है। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को रविवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा अन्य छोटी पार्टियां भी इसमें शामिल है। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर अब भी है सक्रिय। पाकिस्तानी शादी में उड़ा रहा दावतें। जी हां, जैश ए मोहम्मद यानी JEM प्रमुख मसूद अजहर, जिसे कई मीडिया रिपोर्टों में मृत या फिर बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ बताया जा चुका है, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो शादी समारोह में भी शामिल हो रहा है। इंडिया टुडे की ओजिंट टीम द्वारा जेम से जुड़े मल्टीमीडिया क्लिप के फोरेंसिक विश्लेषण ने यह जानकारी सामने आई है। जम्मू और कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमलों में एक बार फिर स्थानीय आतंकवादी संगठनों की आड़ में काम कर रहे जेम से जुड़े आतंकवादी के शामिल होने की ओर इशारा किया है। इस साल 1 जनवरी के बाद से फिर से शुरू हुए आतंकवादी घटनाओं में सेना के एक मेजर सहित 12 सुरक्षा कर्मी और 10 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 55 लोग घायल हुए हैं। खुफिया आकलन में इनमें से कुछ बड़े हमलों में पाकिस्तान स्थित जेम जैसे आतंकवादी संगठनों की ओर इशारा किया है। दोस्तों बता दें, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं वाली 5वीं स्वदेशीकरण सूची कर दी जारी। जी हां, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी PIL जारी किया है। और ये फैसला रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात को कम करने के लिए लिया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट सिस्टम, सब सिस्टम असेंबली, सब असेंबली स्पेयर और कंपोनेंट तथा कच्चा माल शामिल है। जी हाँ, जिसका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1048 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, श्रीजन पोर्टल पर उपलब्ध सूची में दर्शाए गए स्वदेशीकरण की समय सीमा के बाद ही भारतीय उद्योग से वस्तुओं की खरीद की जाएगी। तो वही बता दें, इटली से 33 गुलाम भारतीय छुड़ाए गए, लाखों रुपए खर्च करके वर्क परमिट पर गए। लेकिन पूरी बात दोस्तों आपको बता दें, खबर में इटली में गुलामों की तरह काम कर रहे 33 भारतीयों को छुड़ाया गया है। वे भारतीय वहाँ बेहद ही दर्दनाक हालात में जीने को मजबूर थे। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक इटली के खेतों में इन भारतीयों से एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है। उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी और कई बार तनख्वाह भी रख ली जाती थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ इन भारतीयों को टूटे फूटे घर में रखा गया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए थे। इटली की पुलिस ने भारतीयों को गुलाम बनाकर रखने के आरोप में 2 अन्य भारतीयों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4 करोड़ 17 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपी अच्छी सैलरी का लालच देकर भारतीयों को इटली लाए थे। उनके पास से जो पैसे बरामद हुए वो उन्हें सस्ते दाम में लेबर मुहैया कराने पर मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक छुड़ाए गए 33 भारतीयों ने इटली जाने और वहां वर्क परमिट यानी काम करने की इजाजत हासिल करने के लिए 15,45,000 रुपए चुकाए थे। इसके बावजूद उन्हें जो वर्क परमिट दिया गया था, CNN के मुताबिक भारतीय कामगार इटली से भाग ना सके, इसके लिए दोनों आरोपियों ने उनके पासपोर्ट भी छीन लिए थे। उन्हें एक पुराने टूटे फूटे टेंट में रखा गया था। भागने पर उन्हें मारने की भी धमकी दी गई थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत ने चागोस द्वीप समूह मुद्दे पर मॉरिशस को दिया समर्थन। जयशंकर जी ने अब कह दी ये बात। बता दें, भारत ने मंगलवार को चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर मॉरिशस को अपना समर्थन दोहराया, जिसकी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र ने तुरंत सराहना की। चागोस द्वीप समूह के संबंध में भारत का स्पष्ट सार्वजनिक समर्थन विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा व्यक्त किया गया। जयशंकर जी द्विपक्षीय संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मॉरिशस के नेतृत्व के साथ बातचीत की खातिर 2 दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। यह द्विपक्षीय संबंध हिंद महासागर क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जयशंकर जी ने यहां प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री जी, जैसा
आगे हम अपने गहरे और अस्थायी संबंधों को देखते हैं, मैं आज आपको फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि चागोस के मुद्दे पर भारत उपनिवेशवाद के उन्मूलन और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने मुख्य रुख के अनुरूप मॉरिशस को अपना निरंतर समर्थन जारी रखेगा। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, जंग का मैदान बना दक्षिण चीन सागर, चीन और रशिया ने की लाइव फायर ड्रिल, अमेरिका ने भी दिखाई अपनी ताकत। जी हाँ, चीन और रशिया ने दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किया है। रूस और चीन की सरकारी मीडिया ने बताया है कि इस अभ्यास को दक्षिण चीन सागर के एक अनाम इलाके में अंजाम दिया गया है। चीन के सरकारी नियंत्रण वाले ग्लोबल टाइम्स अखबार ने मंगलवार देर रात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों को 3 दिवसीय अभ्यास के लिए कम से कम 3 जहाजों को तैनात करना था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लीकेशन पर कहा कि रूसी चीनी नौसैनिक अभ्यास समुद्री सहयोग 2024 का उद्घाटन समारोह चीनी बंदरगाह झानजियांग में हुआ। तो वहीं दोस्तों बता दें, जवानों की मौत के बाद गुस्से में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दूत की करा दी पेशी, तालिबान का भड़कना तय। जी हाँ, पख्तूनख्वा में बन्नू छावनी पर आतंकी हमले में सेना के 8 जवानों की मौत के बाद पाकिस्तान का पारा 7वें आसमान पर है। बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कड़ा संदेश जारी किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित अफगान दूतावास को उप प्रमुख को तलब किया गया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और मांग की है कि अंतरिम अफगान सरकार घटना की पूरी जांच करे और अपराधियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करे। तालिबान सरकार अफगानिस्तान में किसी भी आतंकवादी की मौजूदगी से इनकार करती है। ऐसे में पाकिस्तान की मांग से उसका भड़कना तय माना जा रहा है। जी हाँ, तो वहीं विदेश विभाग ने भविष्य में अफगान भारतीय से होने वाले हमलों को रोकने तक के लिए उपाय करने का भी आह्वान किया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, इजराइल सुन लो हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बता दें, हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने बुधवार को कहा कि अगर इजराइल लेबनान में नागरिकों को निशाना बनाना जारी रखता है तो हिजबुल्लाह उनके देश में नए ठिकानों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में लेबनान में मारे गए गैर लड़ाकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकारी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार मंगलवार को लेबनान में इजरायली हमलों में 5 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे और एक दिन पहले कम से कम 3 लेबनानी नागरिक मारे गए। तो वहीं बता दें, सिंगापुर के जहाज से मादक पदार्थों की खेप जब्त, हिरासत में लिए गए 3 भारतीय पुलिस की पूछताछ अब भी जारी। जी हाँ, इंडोनेशिया के अधिकारियों ने मादक पदार्थों की खेप ले जाने के आरोप में सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर सवार 3 भारतीय नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल इंडोनेशिया के अधिकारियों ने एक गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर करीमून जिले के पोंगकर जल क्षेत्र में लीजेंड एक्वेरियम नाम के मालवाहक जहाज को रोका गया। जिस जगह पर कार्रवाई की गई वो जगह सिंगापुर से नाव द्वारा लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। बताया गया है कि जहाज पर कैप्टन समेत इंडोनेशिया के चालक दल के 10 लोग सवार थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई। सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा ये अस्तित्व का मुद्दा है। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे असम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार को दावा करते हुए कहा कि असम में मुस्लिम आबादी अब 40% पहुंच गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी में बदलाव उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। असम सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने बुधवार को कहा है कि जनसांख्यिकी में बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। 1951 में ये 12% थी। मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो वही हिमंता बिश्व शर्मा ने आगे कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों का फंसाना एक समस्या है। ये सब जेएमएम कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि असम एक बॉर्डर राज्य है, मैं रोज घुसपैठियों से लड़ रहा हूँ। इस मामले में झारखंड की सरकार ने क्यों हाथ ऊपर कर दिए ये नहीं मालूम। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से असम में 12% से मुस्लिम आबादी 40% तक हो गई है, ये वाकई में अगर चौंकाने वाली बात है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग, और क्या कमेंट करना चाहेंगे इस मुद्दे पर बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन का अमेरिका के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता करने से इनकार, ताइवान को शस्त्र बेचने का लगाया आरोप। जी हाँ, चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। अब चीन ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण वार्ता को निलंबित कर दिया है। दरअसल चीन ने अमेरिका पर ताइवान को हथियार बेचने का आरोप लगाया है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका द्वारा सह शासित ताइवान को लगातार हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। जियान के मुताबिक अमेरिका लगातार ताइवान को घातक हथियार बेच रहा है। चीन ने ताइवान को विद्रोही देश करार दिया है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता आया है। चीन का कहना है कि बलपूर्वक ही सही ताइवान को मुख्य भूमि में शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ, लिन जियान सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच
हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए आवश्यक राजनीतिक माहौल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चीन ने पहले भी इस बात का विरोध किया था। लिन ने कहा कि चीन ने तय किया है कि अमेरिका के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता नहीं की जाएगी। अमेरिका ही इस स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदार है। चीन ने स्पष्ट रूप से वार्ता में व्यवधान के लिए अमेरिका पर दोष मढ़ा है। जीन लियान ने आगे कहा कि चीन इस मामले में अमेरिका के साथ बातचीत को जारी रखना चाहता था। दोस्तों वहीं बता दें, राष्ट्रपति की रेस से हटने जा रहे हैं क्या जो बाइडेन? मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी है सबकी आस। दरअसल अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव रेस से हटने की अटकलें तेज हो गई हैं। डेमोक्रेट्स की ओर से अगस्त महीने में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाना है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। बहस में खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेट्स पार्टी में उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर बहस चल रही है और उनका विरोध दर्ज किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की नियम समिति शुक्रवार को अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठकें करेगी और अगले सप्ताह उन्हें अंतिम रूप दे देगी। सह अध्यक्ष बिशप लीड डी ड्रोटी और गवर्नर टिम वॉल्ज ने कहा कि वर्चुअल वोट 1 अगस्त से पहले नहीं होगा, लेकिन पार्टी अभी भी 7 अगस्त से पहले वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को जारी एक साक्षात्कार में कहा कि अगर कोई डॉक्टर उन्हें सीधे तौर पर बताता है कि उनकी कोई चिकित्सा स्थिति है जिसके कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने के बारे में फिर से विचार करेंगे। जी हाँ, बाइडेन ने बार बार कहा है कि उनके किसी भी डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या बाइडेन को अपने आप ही राष्ट्रपति पद के दौड़ से अलग हो जाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बता दें आपको, ईरान रच रहा था डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश। अमेरिकी अधिकारियों का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हुए हमले से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का ये कहना है कि कथित ईरानी साजिश और शनिवार को पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हत्या के प्रयास के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि इस खुलासे के बाद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। ये सवाल उठ रहा है कि 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक इमारत पर चढ़ने और ट्रंप पर गोली चलाने के लिए इतने करीब कैसे पहुंच गया। दोस्तों बता दें, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने रिपोर्ट को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि ट्रंप एक अपराधी है जिन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें कानून की अदालत में दंडित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वही बता दें, प्रदर्शनकारियों का आज बांग्लादेश बंद का आह्वान। पीएम हसीना ने जनहानि पर जताया खेद। जी हाँ, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के एक प्रमुख समन्वयक आसिफ महमूद ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और केवल एम्बुलेंस सेवाओं को संचालित करने की अनुमति होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों से भाग लेने का आग्रह करता है और अभिभावकों से उनके मुद्दे को समर्थन करने का आह्वान करता है। दोस्तों बता दें, इंडियन या फिर चीनी मिसाइलें साउथ अमेरिकी देश के साथ एक बड़ी डिफेंस डील के लिए भारत और चीन में लगी है रेस। जी हाँ, ब्राजील के एयर डिफेंस मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत और चीन के बीच प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। भारतीय आकाश मिसाइल से चीनी स्काई ड्रैगन 50 को चुनौती दे रही है। नवीनतम रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ब्राजील की सेना एयर डिफेंस सिस्टम का मूल्यांकन कर रही है। ये मूल्यांकन ब्राजील की सेना की तरफ से 21 जून को जारी अध्यादेश के बाद हो रहा है। जी हाँ, तो वहीं भारत से ईयू को एक्सपोर्ट होने वाली इन वस्तुओं पर लगेगा 25% टैक्स कारोबारियों को सता रही है। ये बहुत बड़ी चिंता। दरअसल यूरोपीय संघ यानी ईयू की कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली के तहत भारत से ईयू को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा गहन वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट में बुधवार को ये जानकारी दी गई। स्वतंत्र शोध संस्थान सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक रिपोर्ट के अनुसार ये कर का बोझ यानी टैक्स का बोझ भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 0.05% होगा और ये निष्कर्ष पिछले 3 साल बोले तो 21 से लेकर 24 के आंकड़ों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं नेक्स्ट खबर बता दें, पीएम मोदी से मिले अमित शाह जी, फिर अमित शाह जी से मिले भूपेंद्र चौधरी। आखिर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होने वाले बदलाव की रूपरेखा के साथ साथ कई राज्यों के राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भाजपा में बुधवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। मंगलवार को देर रात पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
मुलाकात के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया। जी हाँ, इसके महज कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास पहुंचे। पीएम से मुलाकात करने के बाद अमित शाह जी ने अपने आवास पर पहुंचकर भूपेंद्र चौधरी को मिलने के लिए बुला लिया। चौधरी ने अमित शाह को भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया। दिल्ली में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंच गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली में ये पूरा का पूरा चक्र घूम रहा है बीजेपी का, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को फिर एक बार किसी नए एक्शन की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल आगे होगा क्या, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्या होने वाला है बीजेपी खेमे में उत्तर प्रदेश में, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, इस राज्य में अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान, पुलिस व माइनिंग गार्ड की भर्ती में दिया जाएगा रिजर्वेशन, दिए कई तोहफे और खुशखबरी। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती में भी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा। इस ऐलान से माना जा रहा है कि राज्य के नौजवान अग्निवीर भर्ती को लेकर उत्साहित होंगे। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वहीं बता दें, क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हैं। फैसला लिखने में 5 से 7 दिन का वक्त मिलेगा। तो वहीं केदारनाथ के गर्भगृह से कहां गया सोना, शंकराचार्य को मंदिर समिति ने दिया पूरा हिसाब। जी हाँ, ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया है। इसके बाद अब इस मामले पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन ने सफाई जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि सोना कब आया और इसे कहां चढ़ाया गया, साथ ही इसकी एंट्री का भी हवाला दिया। तो वहीं दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म बदलने का प्लान, टी शर्ट और कार्गो पैंट समेत ये होंगे बदलाव। दरअसल दिल्ली पुलिस की योजना इंस्पेक्टर से कांस्टेबल पद तक अपने कर्मियों की वर्दी बदलने की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। बल में अभी 90,000 से अधिक कर्मी है, जिनमें DAN IPS और AGMUT कैडर के IPS अधिकारी शामिल है। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बल राष्ट्रीय राजधानी में मौसम की स्थिति के कारण वर्दी बदलने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभी योजना के चरण में है और अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसमें बदलाव होता है तो भी खाकी रंग बना रहेगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।